नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, सहायक अध्यापक हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम माध्यम के आधार पर नाटक का एक प्रमुख भेद रेडियो नाटक का परिचय प्राप्त करेंगे। 2020-21 से पुनर्रचित द्वितीय वर्ष कला स्नातक स्तर की पाठ्यचर्या के अंतर्गत DSE इस विषय के अंतर्गत चतुर्थ सत्र में नाटक और नाटक के कुछ भेदों का अध्ययन हमें करना है। इसी के अंतर्गत माध्यम के आधार पर नाटक के भेद हमें देखने हैं। अब सामान्यतः इंद्रिय बोध के आधार पर काव्य के दो प्रकार माने जाते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। इनमें से नाटक का समावेश दृश्य काव्य के अंतर्गत होता है, क्योंकि नाटक रंगमंचीय विधा है। नाटक का प्रत्यक्ष प्रसारण रंगमंच पर किया जाता है, किंतु नाटक के अनेक अलग अलग रूप, अनेक अलग अलग प्रकार आधुनिक काल में निर्माण हुए हैं। प्राचीन संदर्भ में अगर देखें तो संस्कृत में नाटक शब्द का प्रयोग रूपक के एक भेद के रूप में मिलता है। इसका मतलब यह है कि प्राचीन काल में जो दृश्य काव्य होता था, इस दृश्य काव्य के दो भेद माने जाते थे, रूपक और उपरूपक। इसमें से रूपक के 10 भेद किए जाते थे: रूपक, नाटक, प्रकरण, भान, व्यायोग, समवकार, ड्रीम, इहामृग, अंकविथि और प्रहसन। तो दूसरी ओर उपरूपक के 18 भेद किए गए हैं, जिसमें प्रमुख है नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उलाप्य, काव्य, प्रेक्षणा, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिंपक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, हल्लिशा और भनिका। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो उपरूपक के 17 भेद, रूपक के 10 भेद, इन 10 भेदों में से एक नाटक माना जाता है। अब आधुनिक काव्य में हम जानते हैं कि नाटक का माध्यमों के साथ संबंध आया, और जैसे जैसे संचार माध्यम विकसित हुए, अर्थात जैसे जैसे रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, फिल्म आदि क्षेत्रों का विकास हुआ है, नाट्य के स्वरूप में भी व्यापक मात्रा में परिवर्तन आता गया है। और इसी स्वरूप की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आधुनिक काल में इन माध्यमों में नाटकों का प्रत्यक्ष उपयोग प्रारंभ हुआ है, और इन माध्यमों के आधार पर नाटक के 3 प्रमुख भेद किए गए हैं। इनमें एक है दूरदर्शन नाटक, रेडियो नाटक और रंगमंचीय नाटक। इसी में आज रेडियो नाटक के बारे में हम विस्तार से जानकारी देखेंगे। साधारणतः आधुनिक काल में रेडियो के विकास के बाद इस नाट्य प्रकार का जन्म और विकास हुआ है। मतलब अन्य नाट्य विधाओं की तुलना में रेडियो नाटक एक अत्यंत आधुनिक या नवीन साहित्य प्रकार माना जाता है, क्योंकि इसका विकास रेडियो के विकास के बाद या रेडियो के निर्माण के काफी बाद में हुआ है। सामान्यतः रेडियो के लिए जो नाटक लिखे जाते हैं उन्हें रेडियो नाटक कहा जाता है। अर्थात इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि रेडियो के लिए लिखे जाने वाले नाटक को रेडियो नाटक
कहते हैं, या रेडियो पर प्रसारण के लिए जिन नाटकों का लेखन किया जाता है उन्हें रेडियो नाटक कहा जाता है। इस तरह से रेडियो नाटक धीरे धीरे काफी व्यापक मात्रा में विकसित हुए हैं। अगर संपूर्ण विश्व की बात करें तो विश्व में रेडियो तकनीक के विकास के बाद रेडियो नाटक का जन्म हुआ और आगे जाकर उनका प्रचार प्रसार भी संभव हो सका है। आज रेडियो के विकास के साथ विभिन्न प्रकार की साहित्य माध्यमों का भी प्रयोग रेडियो पर किया जाता है, जिसके कारण इन साहित्य माध्यमों के नवीन रूप या नवीन भेद विकसित हुए हैं। इनमें से ही एक भेद जो नाटक के संदर्भ में है वह है रेडियो नाटक। अब रेडियो का थोड़े से विकास पर अगर हम नजर डालें तो रेडियो प्रसारण जो भारत में या जो रेडियो पर नाटक का प्रसारण हुआ वह ऐसा माना जाता है कि 1937 में पहली बार रेडियो पर नाटक का प्रसारण संभव हुआ है। यद्यपि रेडियो का विकास 1910 के आसपास माना जाता है। एक प्रभावी माध्यम के रूप में रेडियो का सबसे अधिक प्रयोग पहले विश्व युद्ध के दौरान हुआ है, लेकिन उसमें पहला नाटक जो प्रकाशित किया गया है वो काफ़ी बाद में हुआ है और 1937 ईस्वी में रेडियो पर पहला नाटक जो एक सुव्यवस्थित नाटक है उसका प्रसारण जो है हो सका है। अगर भारत की बात करें तो भारत में वैसे रेडियो का प्रारंभ 1927 में माना जाता है। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो अर्थात आकाशवाणी की स्थापना भी हुई है, लेकिन स्वातंत्र्य पूर्व कालखंड में भारत में रेडियो का विकास नहीं हुआ था। भारत में रेडियो का विकास जो है वो 1957 के बाद हुआ और 1957 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम दिया गया और इस आकाशवाणी ने आगे जाकर एक अभूतपूर्व उन्नति कर ली है। इसी अभूतपूर्व उन्नति के तहत इसमें रेडियो नाटक का लेखन या रेडियो नाटक का प्रसारण जो है वो होने लगा है, अर्थात इसमें रेडियो के तकनीकी विकास की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। दूसरा है रेडियो का जो कुल मिलाकर विकास हुआ है वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रेडियो ने अभूतपूर्व उन्नति की है। इसमें चाहे वह विषय के विस्तार के दृष्टिकोण से हो या तकनीक के दृष्टिकोण से हो, सभी दृष्टिकोणों से आज रेडियो व्यापक मात्रा में आगे बढ़ा है और जिसके कारण आज विभिन्न प्रकार के नाटकों का प्रसारण रेडियो पर अत्यंत सहज रूप से और अत्यंत प्रामाणिक रूप से संभव हो सका है। दूसरी ओर आज रेडियो पर ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आदि अनेक प्रकार के नाटकों का प्रसारण प्रारंभ हुआ है। शुरुआत में ऐसा नहीं हो पा रहा था। शुरुआत में केवल सामाजिक विषय या वर्तमान कालीन विषयों का ही प्रसारण जो है वो रेडियो पर अधिक मात्रा में किया जाता था, लेकिन आजकल रेडियो तकनीक के विकास के कारण हम कह सकते हैं कि ये सब कुछ संभव हुआ है। अब रेडियो नाटक के स्वरूप पर अगर हम नजर डालें तो रेडियो नाटक मूलतः ध्वनि नाटक है, क्योंकि इसमें ध्वनि का प्रयोग सर्वाधिक महत्व रखता है। इसीलिए सामान्य नाटक और रेडियो नाटक इन दोनों के स्वरूप में काफी अंतर है, क्योंकि जहां तक सामान्य नाटक की बात करें तो सामान्य नाटक में अनेक उपकरण होते हैं। इन उपकरणों का एकत्रित प्रभाव प्रेक्षकों पर या दर्शकों पर पड़ता था, लेकिन जहां तक रेडियो नाटक की बात करें, रेडियो मूलतः ध्वनि माध्यम होने के कारण रेडियो के पास उपकरणों सीमित हैं, उपकरणों का प्रयोग अधिक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उन्हीं सीमित उपकरणों से नाटक को भी प्रदर्शित या प्रसारित करना पड़ता है। जैसे सामान्यतः अगर देखा जाए तो रेडियो नाटक में दृश्य तत्व नहीं है, केवल श्रव्य तत्व है और श्रव्य तत्व
को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, साथ ही दृश्य तत्व की जो कमी है उसे पूरा करने के लिए 3 साधनों का प्रयोग किया जाता है। एक है भाषा, दूसरा है ध्वनि प्रभाव और तीसरा है संगीत। तो भाषा, ध्वनि प्रभाव और संगीत, इन तीनों के माध्यम से रेडियो नाटक को और अधिक प्रभावी बनाने का या उसमें जो श्रव्य साधन की कमी है उस कमी को पूरा करने का काम जो है वह व्यापक मात्रा में किया जाता है, और जिससे कोई नाटक जो रेडियो के किसी स्टूडियो में अभिनीत होता है और रेडियो के स्टूडियो में अभिनीत होकर वह ध्वनि तरंगों के माध्यम से श्रोताओं के कानों तक पहुंचता है और उन्हें आनंद मिलता है। मतलब ये ध्वनि तरंगे हवा के माध्यम से स्टूडियो से निकलकर रेडियो तक पहुंचती है, श्रोताओं तक जाती है और श्रोताओं को उससे आनंद या रस की प्राप्ति होती है। अर्थात इसमें अनेक घटकों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन जहाँ तक रंगमंच नाटकों के साथ या अन्य नाटकों के साथ रेडियो नाटक की अगर हम तुलना करें तो अन्य नाटकों में ध्वनि योजना, प्रकाश योजना, संगीत योजना, पात्र योजना, अभिनयता, वेशभूषा, केशभूषा, ऐसे अनेक घटक थे जिनका एक समन्वित प्रभाव श्रोताओं पर या दर्शकों पर पड़ता था। इतना ही नहीं, अभिनय की बात करें तो अभिनय की दृष्टि से भी रंगमंचीय नाटक या दूरदर्शन नाटक आदि में कायिक अभिनय, वाचिक अभिनय, सात्विक अभिनय, आहार्य अभिनय, इन 4 प्रकारों के अभिनय का समन्वित प्रभाव दर्शकों पर पड़ता है। लेकिन रेडियो नाटक की बात करें तो रेडियो नाटक में केवल वाचिक अभिनय का ही प्रभाव पड़ता है। रेडियो नाटक में केवल जो रेडियो या जो माध्यम ध्वनि के माध्यम से दिखाए जा सकते हैं उन्हीं का प्रयोग कर सकते हैं। रेडियो में आपके शारीरिक अभिनय के लिए कोई स्थान नहीं है, चाहे अभिनेता का शारीरिक अभिनय कितना भी अच्छा हो, ऐसे अभिनय का रेडियो पर कुछ काम नहीं है। दूसरी ओर पात्रों की वेशभूषा, केशभूषा, रंगमंचीय सजावट, अलंकरण आदि के लिए भी रेडियो नाटक में कोई महत्व नहीं है, न ही सात्विक अनुभवों से है। मतलब केवल वाचिक अभिनय के द्वारा ही किसी कैरेक्टर को, किसी अभिनेताओं को अपना अभिनय प्रस्तुत करना पड़ता है और कथा वस्तु को श्रोताओं तक ले जाना पड़ता है। दूसरी ओर अभिनयता के साथ साथ अन्य जो बाहरी घटक है, विशेषतः प्रकाश योजना है, उसका भी रेडियो में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि रेडियो में दिखाई नहीं देता। रेडियो दृश्य माध्यम नहीं है, वह श्रव्य माध्यम है। हाँ, संगीत योजना और ध्वनि प्रभाव का कुछ हद तक प्रयोग निसंदेह रेडियो नाटक में किया जा सकता है, लेकिन वह भी या उसकी भी कुछ हद तक सीमाएं हैं। हाँ, एक बात अवश्य है कि रेडियो नाटक में कथाओं का मार्मिक प्रयोग होगा और उस कथाओं में वातावरण निर्मित के दृष्टिकोण से आप अलग अलग प्रकार की आवाज़ों का, ध्वनियों का या संगीत का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। इसमें एक विशिष्ट प्रभाव की निर्मित संभव हो सकती है। लेकिन जहाँ तक रेडियो नाटक की कथा वस्तु की बात है, रेडियो नाटक में पहले ऐसा माना जाता था कि मानव जीवन से संबंधित या वर्तमान जीवन से संबंधित रोचक कथा वस्तु को लेना रेडियो नाटक में आवश्यक माना जाता है। अर्थात कथा वस्तु इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसमें ज़्यादा जटिलता ना हो, ज़्यादा दुरूहता ना हो, जल्दी से पाठक उसके साथ एकरूप हो जाए, क्योंकि रेडियो मूलतः ध्वनि माध्यम है। ज़्यादा जटिल या दुरूह कथा वस्तु का प्रयोग करेंगे तो श्रोताओं की समझ में नहीं आएगा। इसलिए सरल, आसान किंतु रोचक कथा वस्तु का प्रयोग करना रेडियो नाटक में बहुत आवश्यक होता है। दूसरा, इस कथा वस्तु का समय के अनुसार विस्तार करना भी एक महत्वपूर्ण बात होती है। जैसे रेडियो नाटक का समय 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का होता है, उसमें भी 30 मिनट का रेडियो नाटक अधिक अच्छा
रेडियो नाटक माना जाता है या प्रमाण रेडियो नाटक माना जाता है। और अतः नाटक कितने समय का है उसका ध्यान रखते हुए या उस बात को सामने रखते हुए रेडियो नाटक की कथा वस्तु का विस्तार करना पड़ता है। अब इस बारे में कोई ऐसा निश्चित नियम तो नहीं है, फिर भी कथा वस्तु का विस्तार अधिक गतिशील होता है, क्योंकि 20 से 30 मिनट में हमें निष्कर्ष तक जाना है या हमें निष्कर्ष को व्यक्त करना है। इस परिस्थिति में रेडियो नाटक में सीमित कथा वस्तु एक मुख्य घटना या हो सकता है एक मुख्य घटना से संबंधित 2-3 छोटी छोटी घटनाएं उसमें अधिकांशतः कथा वस्तु के रूप में ली जा सकती है। रेडियो नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है पात्र। अब रेडियो नाटक छोटा नाटक है, ऊपर से ध्वनि नाटक है। ऐसी परिस्थिति में रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कम होगी, क्योंकि पात्रों का चयन केवल ध्वन्यात्मक विशेषता के आधार पर करना पड़ेगा। उनकी शारीरिक विशेषताएं या उनकी अन्य विशेषताएं वहां पर कोई महत्व नहीं रखती है। ऐसी परिस्थिति में केवल उनकी वाणीगत विशेषताएं या उनकी भाषा में अलगता के आधार पर पात्रों का चयन करना पड़ेगा, और इसलिए पात्रों की संख्या जितनी कम होगी उतना ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि पात्रों की आवाज़ में उतनी विविधता या उतनी वैरायटी निर्माण नहीं हो सकती है। अब सामान्यतः अलग अलग आयु वर्गों के पात्रों को इसमें समाविष्ट किया जाएगा या अलग अलग आवाज़ों के पात्रों को समाविष्ट किया जाएगा, ताकि उनके संवादों को हम आसानी से समझ सके। जैसे वृद्ध, युवक युवती या बालक, इस प्रकार के अलग अलग आयु वर्ग के पात्र उसमें लिए जाएंगे, ताकि उनकी आवाज़ों की स्पष्टता तुरंत श्रोताओं तक पहुंच जाएगी और श्रोता उन्हें अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तीसरी ओर रेडियो नाटक के अंतर्गत संवादों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि किसी भी नाटक में नाटक की कथा श्रोताओं तक ले जाने में या नाटक की कथाओं को श्रोताओं तक ले जाने में, उसे साकार करने में, उससे श्रोताओं को रस निष्पत्ति दिलवाने में संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। रेडियो नाटक में समय कम होने के कारण गतिशील संवादों का प्रयोग और संक्षिप्त किंतु मार्मिक, सरल, प्रभावी, आकर्षक, प्रवाहमय, सजीव, लयपूर्ण संवादों का प्रयोग जो है वह करना पड़ता है। रेडियो नाटक का चौथा प्रमुख तत्व माना जाता है संगीत। अब रेडियो नाटक मूलतः ध्वनि नाटक होने के कारण अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ या संगीत का प्रयोग ही रेडियो नाटक में वातावरण निर्मित कर सकता है। विशेषतः किसी भी दृश्य को अधिक प्रभावी बनाने के लिए या किसी भी प्रकार के संवादों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसके पृष्ठभूमि में या उसके बैकग्राउंड में विशिष्ट प्रकार के संगीत का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी अंक के शुरुआत में, मध्य में या किसी दृश्य परिवर्तन के दौरान, अंक समाप्ति के समय अलग अलग प्रकार की आवाज़, अलग अलग प्रकार के संगीत का प्रयोग किया जा सकता है। उससे भी एक प्रभाव निर्माण होगा। साथ ही रेडियो नाटक में जो पात्र हैं, इन पात्रों के बीच व्यापक मात्रा में मानसिक संघर्ष होगा, अंतर्द्वंद्व होगा। इस अंतर्द्वंद्व को साकार करने में भी अलग अलग प्रकार के संगीत का प्रयोग लाजमी होता है। ऐसी परिस्थिति में संगीत रेडियो नाटक में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। रेडियो नाटक का पांचवा प्रमुख तत्व है ध्वनि प्रभाव। अब जैसे हमने शुरुआत में ही देखा था कि रेडियो मूलतः ध्वनि माध्यम है, ध्वन्यात्मक साधन है। ऐसी परिस्थिति में जो कुछ प्रभाव साध्य करना है या जो कुछ प्रभाव डालना अपेक्षित है, वह सारा प्रभाव ध्वनि के माध्यम से डालना पड़ता है, या ध्वनि के माध्यम से ही एक विशिष्ट प्रकार का वातावरण निर्माण करना है। साथ साथ पाठकों में उत्सुकता या श्रोताओं में उत्सुकता, रोचकता, जिज्ञासा की भावना निर्माण करनी है। अब इसके लिए प्रत्येक परिस्थिति या वातावरण के अनुसार अलग अलग प्रकार के आवाज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रेल की आवाज़, हवाई जहाज की आवाज़,
तूफान की आवाज़, वर्षा की आवाज़, बादल की आवाज़, टेलीफोन की घंटी की आवाज़, इस प्रकार की अलग अलग ध्वनियों का प्रयोग हम रेडियो नाटक को प्रभावी बनाने के लिए या रेडियो नाटक को आकर्षक बनाने के लिए कर सकते हैं। अगला है रेडियो नाटक में उद्देश्य। अब कोई भी नाटक हो, कोई भी साहित्य हो, वह निरुद्देश्य नहीं होता, इसलिए रेडियो नाटक में भी उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और सामान्यतः रेडियो नाटक समाज जीवन से संबंधित अलग अलग प्रश्न, समस्याएं या जीवन के अनेक पहलू, इनको साकार करने का काम रेडियो नाटक के अंतर्गत किया जाता है। और रेडियो नाटक का अंतिम तत्व है भाषा शैली। भाषा किसी भी साहित्य का प्राण होती है, रेडियो नाटक में तो वो और अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि संवाद और भाषा ये दो रेडियो नाटक के प्राण है। और इसी प्राण के आधार पर रेडियो नाटक का भवन खड़ा होता है। अब ये प्राण जितने अधिक प्रभावी होंगे, जितनी मधुर, आकर्षक, प्रभावी या स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाएगा, उतने ही उन पात्रों के संवाद श्रोताओं तक पहुंचेंगे, श्रोताओं को अर्थबोध होगा, भावबोध होगा और श्रोता ऐसे नाटक के साथ एकरूप हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं। लेकिन अगर भाषा सरल, सजीव, प्रभावी, मार्मिक नहीं होगी तो फिर रेडियो नाटक का प्रभाव हो पाना संभव नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक सरल, सजीव, स्वाभाविक, चित्रात्मक, आकर्षक भाषा का प्रयोग करना बहुत आवश्यक होता है। साथ ही रेडियो नाटक में द्वयार्थक या कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से पात्र जो बोल रहे हैं, जो संवाद कर रहे हैं, उन संवादों का अर्थ हमारी समझ में नहीं आता, या अनेक बार संवादों में एक सजीवता, लय, गति भी निर्माण नहीं होती। इसलिए इन सब के लिए भाषा का सुव्यवस्थित प्रयोग जरूरी है। साथ साथ कथा के अनुसार, पात्रों के अनुसार एक विशिष्ट शैली का प्रयोग करना भी बहुत आवश्यक है। और एक बात है कि रेडियो नाटक में नैरेशन पद्धति या सूत्रधार पद्धति का भी अत्यंत मार्मिक प्रयोग जो है वो किया जाता है। साधारणतः रेडियो में जो ऐसे प्रसंग है कि जिन्हें शायद शब्दों के माध्यम से साकार करना संभव नहीं है, या जिनकी अभिव्यक्ति केवल शब्दों के माध्यम से नहीं हो सकती है, ऐसे संवादों को साकार करने के लिए नैरेशन पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक वक्ता जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ ऐसे अरंगमंचीय घटनाएं, अरंगमंचीय कथानक आएगा, उसे रंगमंच पर व्यक्त करने की कोशिश करेगा और उस माध्यम से किसी पात्र का परिचय वह करवा सकता है या एक किसी विशिष्ट वातावरण का निर्माण कर सकता है। रेडियो की जो घटनाएं हैं, इनमें एक श्रृंखला निर्माण कर सकता है, ताकि बीच बीच में आकर रेडियो की जो घटनाएं, उस अलग अलग घटनाओं की कड़ियों को एक साथ जोड़ा जा सके, या किसी घटना से किसी उद्देश्य को साकार करना है। इन सभी के लिए नरेशक का होना या वक्ता का होना बहुत ज़रूरी होता है। और रेडियो नाटक में हम बाकी प्रभावों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, इस कारण उसमें नरेशक या वक्ता की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। कुल मिलाकर रेडियो नाटक आधुनिक संचार माध्यमों के युग में संचार माध्यमों के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य प्रकार है, जिसका आज व्यापक मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। शुरुआत में 5-10 मिनटों के ये रेडियो नाटक आज लगभग 30 मिनट के रूप में रूपक या लघु नाटिका के रूप में रेडियो पर प्रसारित किए जा रहे हैं और भारत में लगभग सभी केंद्रों से ये कार्यक्रम आजकल प्रकाशित हो रहे हैं, जिससे एक साहित्यिक विधा के रूप में रेडियो नाटक का निरंतर विकास हो रहा है। हाँ, एक बात निश्चित है कि रेडियो नाटक सामान्य नाटक नहीं है। रंगमंचीय नाटक और रेडियो नाटक में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि जो सामान्य नाटक है उस सामान्य नाटक में अनेक घटकों का एक समन्वित प्रभाव साधना पड़ता है, लेकिन रेडियो नाटक में एक ही घटक के द्वारा सारा प्रभाव साध्य करना है और वह घटक है आवाज़, ध्वनि। और इसीलिए रेडियो नाटक केवल ध्वनि नाटक है और ध्वनि के माध्यम से सभी प्रकार के प्रभाव साध्य करके उस नाटक को प्रभावी बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से रेडियो नाटक का परिचय है।
धन्यवाद।